Hi guys, my name is Bilal Khan and I'm your teacher for financial reporting. And today we are going to learn about IFRS 15 revenue from contracts with customer. So in our last video we discussed about IAS 36 and IFRS 5 as well. I have uploaded various videos regarding different standards related to FR financial reporting paper. तो आज हम IFRS 15 को कवर करेंगे बिकॉज दिस वीडियो इज इन हिंदी सो आई विल बी डिस्कसिंग दिस इन हिंदी और उर्दू। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक मेरी सारी वीडियोस पहुंचती रहें और आपकी जितनी ज़्यादा हेल्प हो सकती है हो सके और आप पेपर इजीली क्लियर कर सकें। तो आए शुरू करते हैं IFRS 15। ऑल्दो मैंने IFRS 15 पे काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं, जैसे कि आप अगर मेरे चैनल पे देखेंगे तो कुछ वीडियोस डली हुई हैं, लेकिन वो ज़्यादा इसके एग्ज़ाम फोकस्ड नहीं है। लेकिन ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FR के लिए होने वाली है और F7 के लिए होने वाली है। तो IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, जैसे कि नेम सजेस्ट करा है, रेवेन्यू के ऊपर है। और रेवेन्यू इज एन इनकम, रेवेन्यू इज एन इनकम, इनकम होती है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई भी है। इनकम बेसिकली इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर अ बिजनेस, सही है। इकोनॉमिक इनकम बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि रेंटल इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई, प्रॉपर्टी कोई और इनकम है अगर आपका साइड बिजनेस है तो वहां से कोई इनकम हो गई। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली है। रेवेन्यू जो होता है ना वो ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज से होता है, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उससे कोई इनकम होती है, दैट इज कॉल्ड एज एन रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू, ठीक है। कोई भी इनकम जो कि बिजनेस करने से हासिल हो वो इनकम कहलाती है, रेवेन्यू कहलाता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फुटवेयर का बिजनेस है, ठीक है, उस फुटवेयर से कोई भी आप जो शूज बेच रहे हैं, चप्पलें बेच रहे हैं, तो वहां से कोई भी आपके पास इनकम आती है वो रेवेन्यू कहलाता है, क्योंकि आपका बिजनेस फुटवेयर का है, आपका शूज की शॉप है आपकी। लेकिन अगर उसी बिजनेस के थ्रू आपने क्या किया, आपकी फॉर एग्जाम्पल 2 फ्लोर्स थे बिल्डिंग के अंदर, आपने ऊपर वाला फ्लोर जो है रेंट पे दे दिया, तो उस फुटवेयर के बिजनेस के लिए वो जो ऊपर से मतलब जो रेंटल इनकम आ रही है वो उसके लिए रेंटल इनकम है, दैट इज नॉट कॉल्ड एज रेवेन्यू, क्योंकि उसका बिजनेस शूज बेचने का। इसी तरह अगर फर्नीचर का बिजनेस है, अगर आप फर्नीचर बेच रहे हैं तो उधर से जो भी इनकम आ रही है दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। और अगर आपने कोई उसमें से आपके पास प्रॉफिट आया, आपने क्या किया, बैंक में रखवा दिया, उधर से कोई इनकम आ रही है इंटरेस्ट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट इनकम। तो इनकम रेवेन्यू इनकम होता है, लेकिन हर इनकम रेवेन्यू नहीं होती है, ठीक है। फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी से जो भी इनकम आ रही है वो रेवेन्यू कहलाता है। ये जो मैंने चीजें लिखी हैं इनको आप इग्नोर करें, ये प्रीवियस स्टैंडर्ड्स होते थे, अब इनकी कोई वैल्यू नहीं। IAS 18 होता था रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, और IAS 11 होता था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। सर्विसेज एंड गुड्स होता था IAS 18, और जो IAS 11 होता था रेवेन्यू, वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो कि अब ये मर्ज हो गए हैं तो आपके लिए ये इरेलेवेंट, हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इनकम की पोजीशन क्या होती है, सॉरी रेवेन्यू की पोजीशन ये होती है कि जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले आप टॉप पर आपका रेवेन्यू आता है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर आपके सारे एक्सपेंसेस आते हैं और इनकम आती है, एंड देन प्रॉफिट आता है। इस तरीके से ही बनती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, देन टैक्स आप माइनस कर देते हैं तो उसमें से पैट होता है, तो ये रेवेन्यू की पोजीशन होती है। तो IFRS 15 कहता है कि देयर इज अ 5 स्टेप अप्रोच टू रिकॉर्ड रेवेन्यू, मतलब 5 स्टेप्स हैं, अगर आप 5 स्टेप्स पूरे करते हैं तो आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 5 स्टेप्स क्या हैं, आए पढ़ लेते हैं। IFRS 15 recognition, revenue recognition of 5 step process. An entity recognize revenue by applying the following 5 steps. Identifying the contract. सबसे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्ट्रैक्ट है भी या नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि रिटर्न के अंदर हो, वर्बल भी हो सकता है। अगर आप एक वेजिटेबल वाले के पास जाते हैं, आप उससे वेजिटेबल मांगते हैं, आपने आपका और उसका एग्रीमेंट हो गया कि आप इतनी प्राइस पे एक, फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज खरीद रहे हैं 100 रुपीज के, 100 रुपीज के आप पोटैटोज खरीद रहे हैं,
तो अगर आप वेजिटेबल वाले से बात कर रहे हैं, दैट वर्बल कम्युनिकेशन दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके पूरे 5 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तो आप उसके केस में भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रॉम वेजिटेबल, जो डीलर होगा या कार्ट होगा फॉर एग्जांपल। तो वो आप उस बेसिस पे वो उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता है। तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो वर्बल हो, रिटन हो, ओरल हो, इट डजेंट मैटर। सेकंड, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जैसे कि पोटैटो की एग्जांपल मैंने ली, तो पोटैटोज आर बेसिकली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। देयर कैन बी मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि अप्लायंसेस के केस में होता है कि वहाँ, जैसे कि अगर फ्रिज खरीद रहे हैं, रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, तो उसके अंदर रेफ्रिजरेटर भी होगा और हो सकता है कि उसके अंदर आफ्टर सेल सर्विसेज भी हों, जो कि एक और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्योंकि सर्विस हो गई और गुड्स हो गए, दो चीजें हो गई इसके। तो देयर कुड बी मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड, आपने देखना है डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस देखनी है कि क्या उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, गुड्स की क्या है, सर्विस की क्या है, वो आपने देखनी है। देन उसकी बेसिस पे एलोकेट कर देना है नंबर 4 स्टेप में, allocate the transaction price to the performance obligation in the contract। आपने फिर क्या करना है कि स्टैंडर्ड लोन प्राइस लेनी है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में फॉर एग्जांपल दोनों की मिला के, या पोटैटोस की जैसे कि 100 रुपीज की, जैसे हम इसको एग्जांपल में आके समझ लेंगे, मसले की बात नहीं है। तो पोटैटोस की अगर मैं उसी की एग्जांपल लूँ, तो जो पोटैटोस की एग्जांपल है उसके अंदर 100 रुपीज के हमने पोटैटोस लिए थे, ठीक है। तो उसके अंदर हमें एलोकेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पोटैटोज ही हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो हमने क्या करना होता है, उसकी अपनी स्टैंड अलोन प्राइस की बेसिस पे उसको एलोकेट करना होता है। किस तरीके से करना होता है ये हम आगे चल के हर स्टेप को डिटेल में इस वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। इन लास्ट स्टेप वी विल रिकॉर्ड द रेवेन्यू और रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू एज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। जैसे ही ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे। सो दीज आर द बेसिकली द 5 स्टेप्स एज स्टेटेड बाय द IFRS 15। एंड और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, जो कि आपने वीडियो के लास्ट में जरूर सुननी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो कि मैं IFRS 15 के बारे में ही बताऊंगा। अच्छा जी, अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और 5 स्टेप को इस एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि ये इजीली क्लियर हो जाए कि 5 स्टेप्स बेसिकली हैं क्या, किस तरीके से हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो से हर स्टेप के ऊपर अलग अलग से जाना शुरू हो जाऊंगा। अच्छा जी, तो आए एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। ऑन 1 दिसंबर 2001 वेड रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम, ये आपकी बुक से ही है, तो आप बुक में जाएंगे तो आपको शायद एग्जाम्पल मिल भी जाए। So, Wade receives an order from a customer for a computer as well as 12 months of technical support. Receives an order from a customer for a computer as well as 12 months of technical support. What is mean by that? That there are two performance obligation within this contract or within this example. Computer भी है और उसकी technical support भी है. Wade delivers the computer and transfer its legal title to the customer on the same day. Computer उसने पहले दिन ही ट्रांसफर कर दिया। कंप्यूटर जाहिर सी बात है सेल कर दिया उसने, उसको ट्रांसफर कर दिया, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट वो ओवर द टाइम देगा, यानी कि 12 मंथ्स के ऊपर देगा। द कंप्यूटर नॉर्मली सेल्स फॉर $300 एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर $120। ये इसकी बेसिकली अलग अलग से है कि अगर अलग अलग से कंप्यूटर वो बेचता तो $300 की होती और टेक्निकल सपोर्ट $120 की होती। ये इसका मतलब है, तो कंप्यूटर अगर वो अलग से बेचता विदाउट टेक्निकल सपोर्ट तो वो $300 का होता, और और टेक्निकल सपोर्ट अगर विदाउट कंप्यूटर वो सेल कर रहा होता तो वो $120 का होता। दैट इज मीन बाय दैट। सही है, तो आए स्टेप्स को अप्लाई करते हैं फौरन से। The 5 step would be applied to this transaction as follows. Step 1, identifying the contract. सबसे पहले होता है, there is an agreement between Wade and its customer for the provision of goods, the computer and services, the technical support. सही है जी, there is an agreement between Wade and its customer for the provision of goods, the computer and services of the technical support. So ये agreement है, तो ये step number 1 हमारा meet हो जाता है, बिल्कुल उनके दरमियान contract बन चुका है। Step number 2, identify the separate performance obligations within a contract. There are two performance obligations within a contract, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया था, the supply of a computer, the supply of a technical support. सही है जी। स्टेप नंबर 3 हमारा बोलता है डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस। तो टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस इज 420। 420 किस तरीके से हुई, पर जाके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 420 इसने बताई हुई थी,
420 इसने बताई हुई थी, बेसिकली दोनों चीजें दे रहा है, तो इसने 120 और 300 को इसने मर्ज किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, तो इस तरीके से इसकी जो ट्रांजेक्शन प्राइस है कॉन्ट्रैक्ट की वो 420 बनती है। स्टेप नंबर 4, एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड प्राइसेस। 300 शुड बी एलोकेटेड ऑन द सेल्स ऑफ द कंप्यूटर एंड 120 शुड बी एलोकेटेड टू द सेल ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। सही है जी, वेरी इजी आई थिंक। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड प्राइस, स्टैंड प्राइस बेसिकली जो प्राइस अलग से, मतलब अगर कंप्यूटर को हम विदाउट टेक्निकल सपोर्ट सेल कर रहे हो तो क्या बनती है। इसी तरीके से टेक्निकल सपोर्ट या सर्विसेज जो हैं उसकी भी जो अलग से अगर विदाउट कंप्यूटर हम देते हैं तो क्या बनती हैं, दैट इज बेसिकली द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। Step number 5, recognize the revenue and or as a performance obligation satisfied. Control over the computer has been passed to the customer to the full goods of revenue. जैसे उसने बेचा फॉर्म कंप्यूटर उसने उसको दे दिया था, तो 300 should be recognized on 1 December, उसी दिन रिकॉर्ड हो जाएगा। The technical provided overtime, so revenue from this should be recognized overtime in the year ended 31st December. Revenue of 10 only, 1 divided by 12 कर देंगे, क्योंकि 120 सॉरी 120 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे 120, क्योंकि 120 थी टेक्निकल सपोर्ट और वो ओवर टाइम 12 महीने पे होगी, तो हर महीने $10 का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा ओवर टाइम। शुड बी रिकॉग्नाइज इन द प्रोविजन ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। सही है जी। रिकॉर्ड द रेवेन्यू, रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द गुड्स आर सर्विस शुड बी ट्रांसफर टू द कस्टमर। ये मैंने पहले से कुछ लिखी हुई बातें हैं, ये बिल्कुल एक तरह से उसकी शर्त है कि रेवेन्यू के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड जरूर ट्रांसफर होने चाहिए। अच्छा, रेवेन्यू रिकॉर्डिंग पॉइंट इन टाइम में भी हो सकती है और ओवर टाइम में भी हो सकती है। पॉइंट इन टाइम में गुड्स की हुई थी जैसे यहाँ पे, और ओवर टाइम में हमारी टेक्निकल सपोर्ट की हुई थी कि ओवर द 12 मंथ्स हुई थी। सो दिस वाज द इनिशियल वीडियो ऑफ IFRS 15 रेवेन्यू, और बहुत ही आसान सी थी, इतनी कोई मुश्किल इसमें नहीं थी। अच्छा, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए 1-2 एंट्रीज भी हैं कि रेवेन्यू जब भी रिकॉर्ड होता है रिसीवेबल डेबिट सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट कर देते हैं, और अगर कैश सेल्स है तो कैश डेबिट रिसीवल्स क्रेडिट कर देते हैं। अगर हमने उधार पे लिया है तो रिसीवल्स ऑब्वियसली डेबिट होंगे, अदरवाइज अगर कैश के अंदर हो रहा है तो कैश के अंदर ही हो रहा होगा। अच्छा, जो यहाँ तक आज हम इस वीडियो को रखेंगे, लेकिन मैंने जो जैसे कहा शुरू में कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि IFRS 15 में क्या है। IFRS 15 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है कि वो हर स्टेप पे अलग अलग क्वेश्चनिंग आपसे करेगा, चाहे वो MCQs हो, चाहे वो MTQs हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो। सो इंश्योर कि आप हर जो है स्टेप के ऊपर अलग से तैयारी करें और अलग से क्वेश्चंस करें, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है इन एग्जाम। आप किट में भी जाके देखेंगे तो हर स्टेप्स के ऊपर, बुक के अंदर भी देखेंगे तो हर स्टेप्स के ऊपर अलग अलग क्वेश्चनिंग हुई है। तो दिस इज द मेन पॉइंट फॉर IFRS रेवेन्यू। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपने अगेन मैं कहूँगा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके और आपके फ्रेंड्स की हो सके। और ज़रूर इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स से, अपने कोलीग्स से भी शेयर किया करें, ताकि अगर वो भी FR पढ़ रहे हैं तो उनकी भी हेल्प हो सके। आई विल बी विद द न्यू वीडियो सून। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।